यूनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इतिहास के पाठ 1 कैसे, कब और कहाँ का अध्ययन करेंगे। लोग इतिहास को तारीखों, तिथियों से जोड़कर क्यों देखते हैं? प्राचीन काल में इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। इतिहास में केवल तारीखों को रटते रहने की बात की जाती थी और एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजाओं, महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में ही होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि राजाओं को किस वर्ष ताज पहनाया गया, किस वर्ष उनका विवाह हुआ, किस वर्ष उनके महल में बच्चे पैदा हुए, उसने कौन सी लड़ाई कब लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, परंतु बदलाव के लिए तिथियां निश्चित नहीं की जा सकती। इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। इसे उभाऊ भी माना जाता था, परंतु अब इतिहास में तारीखों के लिए अध्ययन के अतिरिक्त अन्य बातें भी होती हैं। जैसे नंबर 1, लोग अपने खान पान के लिए क्या करते हैं। नंबर 2, लोग क्या उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, लोगों का खान पान और पहनावा क्या था। नंबर 4, शहर किस प्रकार बने और बाजारों का विस्तार किस प्रकार हुआ। नंबर 5, रियासतें कैसे बनी। नंबर 6, नए विचार कैसे फैले और संस्कृति व समाज कैसे बदले। पुराने विज्ञापनों से हमें यह जानने में सहायता मिलती है नए उत्पादों के लिए बाजार किस प्रकार तैयार हुए और किस प्रकार नई रुचियां प्रचलित हुई। सन 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि विश्व भर के शाही लोगों यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। 1782 में तो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो अंतिम बंगाल का गवर्नर और 1772 में रहा। वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, जो 1785 तक रहा। नंबर 3, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा, जो मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे। नंबर 4, लॉर्ड माउंटबेटन की ब्रिटेन वापसी के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। इतिहास या किसी कहानी को लिखते समय उसे टुकड़ों या अध्याय में क्यों बांट देते हैं? इतिहास या किसी कहानी को लिखते समय टुकड़ों या अध्यायों में इसलिए बांट दिया जाता है ताकि हर घटना तथा अध्याय में तालमेल बना रहे। इसका उद्देश्य उस कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम केवल उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में सहायक होती हैं। प्रश्न: इतिहास को अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटा जाता है? इसके कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हम एक दौर की महत्वपूर्ण बातों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 2,
इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने वाले शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नंबर 3, कालखंडों को प्रदर्शित करने वाले शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। नंबर 4, इस विभाजन से हमें पता चलता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तनों का क्या महत्व होता है। जेम्स मिल का कालखंड विभाजन। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक में 3 भागों में बांटा। इसकी समस्याएं। इतिहास को हिंदू काल या मुस्लिम काल का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि सभी कालों में कई धर्म साथ साथ चलते थे, जैसे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म आदि। नंबर 2, इतिहास के किसी काल में शासक के धर्म के साथ जोड़ना भी उचित नहीं है। इसका अर्थ यह होगा कि अन्य लोगों के जीवन तथा रीति रिवाजों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वैसे प्राचीन काल में सभी शासकों का धर्म भी एक नहीं था। सम्राट अशोक व कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे तो गुप्त शासक हिंदू धर्म को मानते थे। भारतीय इतिहासकारों का काल विभाजन। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। नंबर 1 प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल, नंबर 3 आधुनिक काल में विभाजित किया। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। नंबर 1, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता आदि विशेषताओं से युक्त समाज को कहते हैं, जबकि उन्हीं के अनुसार जिस समाज में आधुनिक समाज की विशेषताओं का अभाव पाया जाता है वह मध्यकालीन समाज है। जबकि सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के शासन में भी लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। जेम्स मिल ने तो यहाँ तक कहा था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। जेम्स मिल का मानना था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उनके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही शासन चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों की लागू करके ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ला सकता है। इसके अतिरिक्त मिल का मानना था कि भारतीय लोगों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान करने के लिए भारत के सारे भूभाग पर अंग्रेजों को नियंत्रण कर लेना चाहिए। इस प्रकार उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। औपनिवेशिक युग क्या है? किसी दूसरे देश की गुलामी वाला युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। इसी प्रकार औपनिवेशीकरण क्या है? किसी देश की राजसत्ता और संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों को यह लगता था कि सभी मुख्य दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील, कचहरी, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय इत्यादि सभी के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। नंबर 2, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनवाए गए। नंबर 3, क्लर्क रखे। नंबर 4, छपाई तकनीक शुरू की। खुशनवीसी या
सुलेख नवीस क्या होता है? ऐसे लोग जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं उन्हें सुलेख नवीस कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार मार्च 1891 कलकत्ता में स्थापना हुई थी। 1911 में दिल्ली स्थानांतरित हुआ। ऐसे ही हरियाणा राज्य का अभिलेखागार पंचकुला में है। सर्वेक्षण का क्या महत्व है? औपनिवेशिक शासकों के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसकी सही जानकारी होना जरूरी है। अतः 19वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में पृथ्वी की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और फसलों आदि का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों का मानना था कि किसी प्रदेश का शासन चलाने के लिए इन सभी बातों की जानकारी जरूरी है। 19वीं शताब्दी के अंत से लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी हर 10 साल बाद जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अतिरिक्त वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई अन्य सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स या सरकारी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? इनसे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे और उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी। इन रिकॉर्ड्स में इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि आम जनता क्या सोचती थी। अधिकृत रिकॉर्ड्स संभाल कर रखे जाते थे। इन दस्तावेजों में सरकारी अधिकारियों के प्रस्ताव और पुलिस द्वारा की गई छानबीन की रिपोर्ट शामिल है। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में सहायता नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या अनुभव करते थे और उनकी कार्रवाइयों का क्या कारण थे। इन बातों को जानने के लिए हमें कुछ और तलाशना होगा। जब हम ऐसी स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, परंतु सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा कठिन सिद्ध होता है। इस दृष्टि से लोगों की डायरियां, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, कवियों और उपन्यासों की रचनाएं, पुराने जमाने के समाचार पत्र और पत्रिकाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं इत्यादि महत्वपूर्ण सामग्री जुटाती है। ज्यों-ज्यों छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मामलों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, परंतु ये सभी स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जीवन बिताने वाले गरीब मजदूर किस प्रकार का जीवन जी रहे थे। यदि हम थोड़ा और प्रयास करें, हम इस बारे में भी जानकारी मिल सकती है। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। नंबर 1, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह किसी घटना की लगभग सही जानकारी होती है। उदाहरण के लिए कहीं सरकार विरोधी हड़ताल हुई या दंगा हुआ तो उसके लिए सरकार की जो नीति उत्तरदायी रही होगी, अखबार उस नीति को ही दोष देते हैं। इसके विपरीत पुलिस की रिपोर्टों में हड़तालियों तथा दंगों करने वालों को ही दोषी ठहराया जाता है।
इन रिपोर्ट्स में सरकार को कोई दोष नहीं दिया जाता। नंबर 2, पुलिस अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक मुखियाओं के दबाव से प्रभावित होती है। ब्रिटानिया क्या है? ब्रिटानिया ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक है। भारतीय रेलवे कब प्रारंभ हुई? भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य सौंपा। इस चित्र में ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं, ऐसा इस चित्र में दर्शाया गया है। इतिहास हमें कब और कहाँ की जानकारी देता है, अतः इतिहास को अच्छे ढंग से हमें और आनंद से पढ़ना चाहिए। इससे हमें नई नई जानकारियाँ भी मिलती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखकर सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। शिक्षित भारत, उन्नत भारत।